ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। डालता है और सबसे ज़्यादा लूट और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का कोई अड्डा बना हुआ है तो वो गुरुग्राम बना हुआ है। हालांकि कार्रवाई खूब हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे मोटी चमड़ी के लोग हैं जिनके ध्यान में ये चीज़ें आती नहीं हैं कि हैं। तो गुरुग्राम में तो जो वैश्य वर्ग की हमारे जो वैश्य भाई हैं उनकी वोटें बहुत कम हैं। उसके बावजूद भी यहाँ से सीताराम सिंगला जीते। ब्राह्मण है, ब्राह्मण 36 बिरादरी का मैं कहता हूँ सबको साथ लेके चलने वाला पंडित है। सनातन आज अगर सनातन धर्म जीवित है और हिंदू मत एक है या देश की एकता और अखंडता की बात करें तो ब्राह्मण उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है। चुनाव टिकट मिले ना मिले पार्टी के साथ रहेंगे। टिकट मांगने तक की लड़ाई रहती है आपस में। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा के साथ मौजूद हूं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दावेदारी पुख्ता करने में लगे हैं विधानसभा में से जुड़े तमाम नेता। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर समीकरण की बात करें गुरुग्राम विधानसभा के तो इनका दावा कैसे पुख्ता है और क्या कुछ जुगत में लगे हैं। हर आदमी आज ये कह रहा है जीएल शर्मा जी कि उन टिकट उसकी जेब में है, तो ये टिकट हर किसी की जेब में कैसे है, एक बार ये जरा बताएं आप। ये जो भी कह रहा है वो गलत तो नहीं कह रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूं और क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और झूठ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 90 के 90 उम्मीदवार तय हैं और वो सबके पास है, सबको पता है। भाजपा के एक कार्य को पता है, उसका नाम है कमल का फूल। वो ऑलरेडी तय है और वो सबके पास, इसलिए झूठ तो बोल नहीं रहे कि जेब में कमल का फूल, तो जो टिकट मांग रहा है वो कमल का फूल का ही है। तो इसलिए कमल के फूल की तो सबकी जेब में तय है। परंतु जहाँ तक चुनाव लड़ाने की बात आती है तो पार्टी संगठन अपनी तरफ से बहुत सारे पैमाने तय करता है। जातीय समीकरण देखते हैं, उस क्षेत्र का क्या मूड है वो देखते हैं। तो बेसिकली गुरुग्राम और बादशाहपुर, ये दो ऐसे करके शहर की जितनी विधानसभाएं हैं उनमें अगर हम देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी लीड प्राप्त हुई है। और गुरुग्राम लोकसभा की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे गुरुग्राम में 1,02,000 से भाजपा लीड करी है और बादशाहपुर में 1,21,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है ये सीटें दोनों। तो उस नाते से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का टिकट मांगना स्वाभाविक है। तो गुरुग्राम में और बादशाहपुर में ही ज़्यादा दावेदार है। बहुत ज़्यादा अन्य स्थान ऐसे हैं जहाँ पे दावेदारी गंभीर जो उम्मीदवार हैं वो 2 या 3 ही हैं। गुरुग्राम में भी और बादशाहपुर में गंभीर उम्मीदवारी की अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। टिकट मांगना प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है। तो पार्टी बड़ा अपना जो भी प्रोटोकॉल लेके चलेगी, पार्टी जो भी मापदंड लेके चलेगी, और हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसने ये तय करना। इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, हमारी हरियाणा की कोर कमेटी तय करेगी, फिर इलेक्शन कमेटी तय करेगी, उसके बाद में केंद्र की चुनाव समिति है, फिर केंद्र की पार्लियामेंट्री बोर्ड जाके इन उम्मीदवारों का चयन करती है। तो जो भी चयन होके आएगा स्वाभाविक तौर पे हर कार्यकर्ता अपेक्षा कर ही रहा है कि भी मेरी टिकट पक्की है। शर्मा जी, कांग्रेस तो आवेदन ले रही है उम्मीदवारों के, और कांग्रेस के सूत्रों की माने तो 90 विधानसभा सीटों के लिए तकरीबन 3200 से ज़्यादा आवेदन कांग्रेस टिकटार्थियों ने किए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये परंपरा है कि आवेदन लिए जा रहे हैं, सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे के आधार पर फिर तय होगा कि विधानसभा की टिकट किसको देनी है? ये जो प्रथा है, जिससे कमज़ोर पक्ष होता है तो वो इस तरह की बातें करता है कि भी जिनको चुनाव लड़ना वो अपना आवेदन देते हैं। आवेदन तो सैकड़ों की संख्या में लोग दे देते हैं, लेकिन स्वाभाविक तौर पे आपको जो टिकट देनी है वो तो एक को ही देनी है। और गंभीरता, जैसे मैंने कही कि गंभीर उम्मीदवार 2 या 3 ही है। किसी भी पार्टी हो, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, गंभीर उम्मीदवार तो 2 या 3 ही होते हैं। उससे तो एक माहौल बनाया जाता है 100 उम्मीदवारों को भी। जैसे मान लो 100 ने एप्लीकेशन लगा दी तो आपका पर्यवेक्षक आएगा, उसको दिखाने के लिए आप भीड़ इकट्ठी 100 के 100 लगेंगे, कोई 5 लाएगा, कोई 10 लाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अभी पीछे आपने देखा होगा जो परंपरा है वो अभी अपने यहाँ पूरे 22 के 22 जिलों में रायशुमारी के लिए नेता लगाए थे। मुझे भी पलवल में लगाया हुआ था, मैं पलवल के रायशुमारी करके आया। इस तरह से नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता हैं उनको लगाया था और वो कार्यकर्ताओं की राय
उनसे नाम 3 नाम हमने वो कार्यकर्ता किसको पसंद करते हैं इस विधानसभा से, वो राय लेकर के वो प्रदेश के हाईकमान के पास गई। जिस दिन केंद्र चाहेगा उस दिन वो बाकायदा लोक अंडर लॉक एंड की है, तो जिस दिन उसको खोलेगा तो क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की भावना उसके माध्यम से वो प्रदर्शित हो जाएगी। और वैसे भी कोई भी राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी है, आजकल बड़ा टेक्निकल ज़माना है। पहले तो बड़ी दिक्कत होती थी उम्मीदवार छांटने में, जहाँ 2-3 अच्छे बड़े उम्मीदवार आ जाए, तीनों ही गंभीर हो तो क्या करें, इनमें से कौन सा हो। तो उस नाते से आजकल टेक्निकल सर्वे टीम आती है, टेक्निकल टीम्स होती हैं, उसके अनुसार भी पार्टी अपने स्तर पे सभी पार्टियां पता कराती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी स्वाभाविक तौर पे इस प्रक्रिया समीकरण की बात करें अगर मान लीजिए तो पिछली 3 योजनाओं से बनिया समाज को टिकट मिलता रहा है। 2 बार उमेश अग्रवाल जी लड़े और 1 बार अब सुधीर सिंगला जी लड़े। तो भारतीय जनता पार्टी की ये भी आइडियोलॉजी है कि हर कम्युनिटी को मौका देती है। तो क्या लगता है कि इस बार बनिया समाज को टिकट ना देकर किसी और समाज से टिकटार्थी को टिकट दी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की गुड़गांव विधानसभा की बात करूँ तो? लगातार काम करते करते कहीं ना कहीं एंटी इनकमेंसी जो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनके प्रति जनता में आ ही जाती है। और गुरुग्राम की विशेष रूप से अगर मैं बात करूं, पूरे हरियाणा का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ये बता सकता हूं कि स्वाभाविक तौर पे टिकट देते वक्त कोई भी पार्टी है वो कई चीज़ों का आधार लेके चलती है, जिसमें जातीय समीकरण भी एक आधार है। क्योंकि हरियाणा बेसिकली 80% गाँव में बसता है और मुख्य पेशा हरियाणा के लोगों का वो खेती बाड़ी है। तो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग सिस्टम होते हैं। भाई इस जहाँ पे जिसकी ज़्यादा बहुतायत होगी उस प्रकार का उम्मीदवार देंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जाति पाति को बिल्कुल नहीं मान के चलती, इसलिए अब आप देखते होंगे कि ग्यारसी लाल जी, फलाने लाल जी, ढूंढे लाल जी, मनोहर लाल जी, वो पीछे अब ये पता नहीं किसने लगवाया था, नहीं तो पीछे उपनाम भारतीय जनता पार्टी लगाने में विश्वास नहीं करती है, परंतु और ना जाति पाति में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का देश पहले और उसके बाद में पार्टी, उसके बाद में जो कार्यकर्ता उसका तीसरा स्थान आता है इस नाते से। परंतु चुनाव है, राजनीतिक क्षेत्र है, तो सभी समीकरण जिसमें जाति समीकरण भी लिए जाते हैं। कार्यकर्ता का चरित्र कितना अच्छा है, वो ईमानदार है या नहीं है, वो बेईमान भ्रष्ट तो नहीं है, उसकी कोई नेगेटिविटी, उसकी जनता में छवि कैसी है, वो सारी चीज़ें होती है। साथ में जाति समीकरण भी होते हैं। गुरुग्राम विधानसभा की अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो गुरुग्राम विधानसभा में पंजाबियों की जो वोट है वो लगभग 75-80 हज़ार के आसपास पंजाबी वोटर रहता है यहाँ पे। इसी प्रकार 60 से 65 हज़ार ब्राह्मण वोटर रहता है। और ब्राह्मणों में बाइफर्केशन हुआ है। जैसे पंजाबियों में अगर हम बात करें तो पंजाबी वर्ग में भी ब्राह्मण लोग हैं, बक्सी है, पाल है, दत्ता है, छिब्बर है, मोहियाल है, ये ब्राह्मण ही होते हैं। इसी प्रकार से अपने पूर्वांचल से, उत्तरांचल से भारी संख्या में, खासतौर से उत्तराखंड से तो 2 ही कौम आई हैं गुड़गांव में, जो प्रवासी के रूप में आए हैं हमारे भाई, वो राजपूत है या ब्राह्मण है। इसी तरह से पूर्वांचल से और उत्तर प्रदेश से और अन्य प्रदेशों से जो आए हैं उसमें भी काफ़ी संख्या में मोस्टली मतलब ब्राह्मण या राजपूत या यादव कम्युनिटी आई। अपना दावा पुख्ता कर रहे हैं आप? मैं अपना दावा पुख्ता नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जो सरकार के पास रिकॉर्ड में है। तो इस तरह से वैश्य वर्ग की सबसे मैं आपको वो सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि कास्ट बेस्ड की जब हम बात करते हैं तो वैश्य वर्ग की 30 से 35 हज़ार वोट है। हमारे गुरुग्राम में जाटों की 35 से 40 हज़ार वोट है, यादव भी 35 से 40 हज़ार वोट है, 50 हज़ार के आसपास हमारे अनुसूचित जाति वर्ग की वोटें हैं। ऐसी बादशाहपुर में भी इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 1,03,000 के आसपास यादव वोट हैं और 44,000 के आसपास ब्राह्मण वोट है, 80,000 के आसपास जाट वोट है। तो इस तरह से दोनों क्षेत्रों में जाति समीकरण अलग अलग प्रकार के हैं। तो गुरुग्राम में तो जो वैश्य वर्ग की हमारे जो वैश्य भाई हैं उनकी वोटें बहुत कम हैं। उसके बावजूद भी यहाँ से सीताराम सिंगला जीते, यहाँ से उमेश अग्रवाल, मैं और उमेश जी टिकट मांग रहे, उमेश को मिली तो उमेश अग्रवाल जीते। और यहीं से फिर पिछली बार तो मैं उमेश अग्रवाल ही भाजपा के टिकट के दावेदार, तगड़े वाले दावेदार थे, लेकिन सुधीर उनके पिताजी के देवासन होने, स्वर्गवासी होने के कारण से सुधीर जी को टिकट मिला। तो वो भी जीते, तो विकट परिस्थितियों पर पूरी ताकत हम सबको कार्यकर्ताओं को लगानी पड़ी, पर वो भी जीते। तो शहर की जो भावना है वो जातिगत समीकरण की
अगर हम ये कि तो पूरी तरह से फिट ऐसा नहीं है, सबसे कम वोटों वालों को वोट वाले वैश्य वर्ग को टिकट मिलता है और वो जीत जाता है। ये दो कौम ऐसी है, ब्राह्मण है और वैश्य वर्ग है, ये दोनों कौम अन्य बिरादरियों को साधने में या उनके दिल में बसने में शीघ्रता से ये पारंगत तो इनको हासिल है। जैसे वैश्य वर्ग का व्यक्ति दुकान पे बैठा है, 36 बिरादरी उसके यहाँ जाती है, तो उसका जो मेल मिलाप है वो 36 बिरादरी के साथ में रहता है। ऐसे ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण 36 बिरादरी का मैं कहता हूँ सबको साथ लेके चलने वाला पंडित है। सनातन, आज अगर सनातन धर्म जीवित है और हिंदू मत एक है या देश की एकता और अखंडता की बात करें तो ब्राह्मण उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो इसलिए ये दो जो है, ऐसे ही अन्य वर्ग भी, मैं ये नहीं कहता, सभी वर्गों में आपस में भाईचारा है। उम्मीदवारों की बात करते हैं शर्मा जी, उम्मीदवारों की जातिगत बात समीकरण के आधार पे जैसे आप कह रहे हैं कि दो बार हो लिया तो एक बार 3 बार हो लिया हो सकता है, क्योंकि अच्छी संख्या भी है ब्राह्मणों की और ब्राह्मणों के पास नेतृत्व भी यहाँ पे अच्छा बढ़िया है, तो इस नाते से ब्राह्मण पे भी विचार अब की बार पार्टी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर टिकट देते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ब्राह्मण उम्मीदवार यहाँ लाख से ऊपर वोटों से जीतेगा। हाँ, उमेश अग्रवाल अब की बार भी दावा अपना पुख्ता करने में लगे हैं, हालांकि पार्टी दूसरी आम आदमी पार्टी है। आपकी भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, वैश्य भाइयों की बात करते हैं। नवीन गोयल एक नया नाम उभर कर सामने आया है जो कि कैनविन फाउंडेशन के जरिए लोगों की सेवा कर रहा है। वो कहता है कि मेरा दावा पुख्ता है, मेरी टिकट पक्की है। दूसरी तरफ सुधीर सिंगला जो मौजूदा विधायक हैं, उनकी भी अगर टिकट कटती है तो भी ये भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात नहीं है कि मौजूदा विधायक की टिकट काटी, कारण क्या थे। सुभाष सिंगला है, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, गार्गी कक्कड़ है, यशपाल बत्रा है, बोधराज सीकरी है। इन तमाम दिग्गजों के बीच में जीएल शर्मा खुद को कहाँ देखता है? ये जिनका आपने नाम लिया है सभी बहुत आदरणीय कार्यकर्ता हैं और मेरे सारे बड़े अच्छे मित्र और साथी हैं, मेरी बहन भी है इनमें, एक आध बहन और भी है। तो ऐसे भाई और बहन मिलके टिकट मांग रहे हैं, उनके बीच में मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, उन्हीं की तरह से मैं भी मांग रहा हूँ। तो पार्टी ने तय करना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। परंतु जहाँ तक आपने जो नाम गिनाए हैं, जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों को बिना नाम लिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जिनका गुरुग्राम विधानसभा से दूर दूर तक का वास्ता नहीं था, जो लोग बादशाहपुर में रहते थे। मुकेश शर्मा, मैं नाम ही नहीं लेता ना, मुकेश शर्मा का भी क्यों नाम, मुकेश शर्मा कोई खराब थोड़ी, वो भी हमारा भाई है। बहुत से लोग इनमें से क्यों, यूँ तो फिर नवीन गोयल भी रहते थे, फिर अकेला मुकेश शर्मा कोई क्या बात है, नवीन गोयल भी रहते थे। ऐसे मैं नाम नहीं लेता, परंतु सभी इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मुख्य दावेदार मानते हैं, उनका गुरुग्राम विधानसभा से दूर दूर का वास्ता नहीं रहा। और 5 साल पहले इन लोगों का किसी का भी नाम आपके सामने होगा ही नहीं। भाई ऐसा नहीं होता कि आदमी आया और मैंने इन्वेस्ट किया और फटाफट 5 साल में ही मैं एकदम से दावेदार बनकर जनता के बीच में परोस दिया। आज तक तो भाजपा की ऐसी परिपाटी नहीं रही। अब की बार मुझे नहीं पता ऐसा हो सकता होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि 100 उम्मीदवार 5 साल पहले था क्या? आपके 2009 में इनका कोई नाम नहीं था, 2014 में। और ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड की चीज़ है। अब कोई आदमी कहते जी नहीं मैं तो 2004 में भी मांग रहा था, 2009 में भी मांग रहा था, मैं तो 14 में भी मांग रहा था, मैं तो 19 में भी मांग रहा था, मैं 24 में मांग रहा हूँ। अरे भाई ये रिकॉर्ड है पार्टी के पास। क्या आपका कोई नाम था क्या 2014 में, 2019 में, 2024 में? अब आपका नाम, तो वो जो झूठ बोलने से मीडिया के सामने मैं ही झूठ बोल दूंगा, मैं झूठ बहुत कम बोलता हूँ। तो ऐसा है 2014 में और 19 में इनमें से जो आपने नाम गिनाए हैं इनके बहुत से लोगों के नाम नहीं थे। ये कोई बुरी बात नहीं है टिकट मांगना, 5 साल का क्यों, 1 साल का व्यक्ति भी टिकट मांग सकता है और अगर उचित हो तो उसको मिल सकती है। तो लेकिन ये पार्टी ने तय करना है। जो लोग 5 साल पहले नहीं थे और पार्टी के पास ऑलरेडी जब मजबूत दावेदार बैठे हैं तो पार्टी 5 साल वाले को कहेगी कि अभी आपकी उम्र है, आप अपना काम कीजिए, पार्टी में समर्पित होकर के काम करके दिखाइए। ऐसा 5 साल में ही हम आए रास्ते के साथ ही धड़ाधड़ एकदम से टिकट लेके जीत जाएंगे। तो जो लोग पहले से ही पार्टी में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यकर्ता है, ईमानदार है, स्वच्छ छवि है, उनको पार्टी दरकिनार क्यों करेगी? एक यक्ष पर्सन है, उनको क्यों करे? भाई जीएल शर्मा को टिकट क्यों नहीं मिले? कारण बताएगी ना कोई तो रीजन होगा। तो इस नाते से इन सब में वरिष्ठ होने के नाते से और जनाधार की जहाँ तक बात करते हैं
दो तरह से गेम चलते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा, राजनीति में एक होता है, राजनीति सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मनुष्य की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है। तो एक वो ध्येय लेके लोग राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, एक एकदम से इधर उधर से अनाप शनाप जैसे भी जो लगता है करा, सारी पेड टीम लगाना, सारा पेड कर देना, सब कुछ पैसे से ही सिस्टम बैठा देना। वो ठीक है कि वो आप अपने तरीके से जिनको आप दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, वो उस नाते से तो ठीक है कि आप कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई छिपती नहीं है। वो सब चीज़ें सबके ध्यान में आती रहती है। अब सबकी सब चीज़ें सब मेरी भी और अन्य दावेदारों की भी ध्यान में है। लेकिन हमारे अंदर किसी के अंदर भी ईर्ष्या का भाव नहीं है। किसी के अंदर हम कार्यकर्ताओं में आपस में दुर्भावना नहीं है। मैंने तो सिद्ध करके दिखाया है कि 2014 में मैं मुख्य दावेदार में था। मैं दो थे। तीसरा एक नाम पैनल में जाता वो भी था, लेकिन गंभीर हम दो नाम थे। लेकिन उमेश जी को टिकट मिल गया। पिछले बार भी गंभीरता पूर्वक से हमारे तीसरा नाम एक पंजाबी वर्ग से था, एक ब्राह्मण वर्ग से था, एक उमेश जी का था। तीन ही नाम गए। लेकिन सुधीर जी के पिताजी बहुत बड़े नेता थे। उनका स्वर्गवास होने के कारण से तो बड़े नेतृत्व ने उनको श्रद्धांजलि मैं समझता हूँ, या उनके प्रति स्नेह जो उनके पिताजी ने उनका अपना सारा जीवन खपाया था भाजपा में, उसका लाभ सुधीर जी को मिल गया और वो जीत भी। चुनौतियों की बात करते हैं शर्मा जी, चुनौती कई सारी होंगी आपके सामने। एक और चुनौती है, पिछली बार चुनाव लड़ा, 48,000 से ज़्यादा वोट लिया, कांग्रेस ज्वाइन कर गया। फिर दूसरा, अगर आपको टिकट मिलती है तो बहुत सारे बागी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर जीएल शर्मा को टिकट नहीं मिली, जिसको टिकट नहीं मिली, पार्टी दो फाड़ हो सकती है, पार्टी में बगावत होगी और पार्टी में जो जुड़े नेता हैं वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं या फिर किसी और राजनीतिक दल का दामन थाम सकते हैं, अगर उन्हें टिकट का लालच मिले तो वहाँ से। तो देखिए, पार्टी टिकट का लालच तो अगर मिला हो तो मोहित जी जो मेरे भतीजे ही मान लीजिए आप उनको, चूँकि उनके पिताजी और मैं दोनों अच्छे साथी मित्र रहे हैं, तो हम तो उसको बेटे के समान ही मानते हैं। वो अभी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी और कांग्रेस में जाने के बाद में कांग्रेस में भी खलबली है। ये तो जो ये चीज़ क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साइड से होती है। वहाँ भी खलबली है बहुत जोर की। वहाँ सुबीर कटारिया जी टिकट मांग रहे थे, हमारे पंकज डावर जी वहाँ पे टिकट मांग रहे थे, एक हमारे साथी ओल्ड एलएफ में रहते हैं वो भी टिकट मांग रहे थे, पंजाबी वर्ग से ही आते हैं। तो अब मोहित जी के जाने के बाद में जैसे कांग्रेस में हलचल, हमारे यहाँ कोई दूसरा आया तो नहीं, हमारी पार्टी ने कोई दूसरा ऐसा नहीं लिया जिससे हम लोगों में हलचल। और हम पार्टी के सारे डेडिकेटेड सिपाही हैं। चुनाव टिकट मिले ना मिले पार्टी के साथ रहेंगे। टिकट मांगने तक की लड़ाई रहती है आपस में, वो सब एक दूसरे को शो करते हैं। लेकिन टिकट मिलने के बाद में सब साथी पार्टी को और देश को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय दूसरा है, उसको लेते हुए चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने के बाद में कोई व्यक्ति बागी होकर के चुनाव लड़ने की स्थिति में रहेगा। वैसे भी पहले लोगों ने बागी होकर चुनाव लड़के देख ही लिए हैं, जो स्थितियां बनी हैं वैसी स्थिति में फिर रहेंगे। तो अब वो स्थिति गुड़गांव और बादशाहपुर में इंडिपेंडेंट की उस वक्त तो हो सकती है कि जब आप मतलब बिल्कुल ही आपने ये देख लिया कि मुझे अपना जीवन ही दांव पे धरना, तब तो बेशक से कोई बागी होकर लड़ सकता है। पर मुझे नहीं लगता, अगर मुझे टिकट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने टिकट के दावेदार हैं उनमें से कोई भी बागी लड़ेगा, वो सब मेरा साथ देंगे, क्योंकि वो सब मुझे अपने बड़ा भाई मानते हैं। और इसी प्रकार से किसी और को टिकट मिलेगी तो मैंने कोई निर्दलीय चुनाव लड़ना ही नहीं है। शर्मा जी, दो चुनौतियां और हैं, एक सोशल मीडिया की चुनौती है और दूसरी है एंटी इनकम्बेंसी। 10 साल से आप सत्ता में हैं, लोगों को परेशानी है, लोगों के ये भी आरोप हैं कि जो भ्रष्टाचार इस टाइम नगर निगम में है, तमाम सरकारी तंत्र में है, उसे दूर नहीं किया गया। अभी मानसून चल रहा है, वाटर लॉगिंग की गंभीर समस्या से जूझ रहा है गुड़गांव निवासी, बादशाहपुर निवासी, मानेसर निवासी या फिर इस गुड़गांव में रहने वाला तमाम निवासी। उसको लेकर भी गुस्सा है कि रोड पर चलने की जगह नहीं है, लोगों की गाड़ियां फंसी हैं। तो इस चुनौती से जीएल शर्मा कैसे निपटेगा अगर भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास जताती है तो? बिल्कुल, ये जो जल भराव की ना बड़ी गंभीर समस्या है। जहाँ तक भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की बात है तो यही सरकार, एक ही से सरकार, अब तक जो सरकारें आई सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार पे एक्शन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, हरियाणा की जो बीजेपी की सरकार है उस सरकार में हुआ, चाहे मनोहर लाल जी थे, आज तो नायब सैनी जी तो जीरो टॉलरेंस की
से भी आगे बढ़ करके भ्रष्टाचार के खिलाफ रोज आप देखते होंगे बड़े बड़े अधिकारी अंदर दिए हैं। इससे पहले कोई पटवारी अंदर चला जाता था, कोई बेचारा तृतीय श्रेणी का मुलाजिम था, उसको अंदर ठोक के तीसरी कर लेते थे और बड़े मगरमच्छ बच जाते थे। पर वर्तमान में तो सरकार ने IAS अधिकारियों को भी ठोका है, HCS अधिकारियों को भी अंदर दिया है। तो जो चीज़ें सामने आती हैं उस पर तो सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन पर्दे के पीछे करप्शन को देखो, कोई भी आदमी फिर वही बात आती है कि झूठ बोले तो कुछ भी बोल सकता है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में भ्रष्टाचार को समाप्त करना ये किसी एक व्यक्ति के बस में है ही नहीं, उसकी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ये तो जिस दिन बंद हो सकता है जब जनता और जो करने शर्मा जी दावे होते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल, इस तरह के दावे आप लोगों ने किए ना, तो उम्मीदें भी आप लोगों से ही बंधी हैं लोगों की। वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि उन्होंने अपनी तरफ से तो मैं कह रहा हूँ कि पहली बार IAS अफसर अंदर गए, अच्छे अफसर अंदर गए, लेकिन भ्रष्टाचार को समूल नाश कोई कर सकता है तो वो देश की जनता कर सकती है। और जो अधिकारी, मैं आपको बार बार एक बात मैंने बार बार कही, हर जनसभा में कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा नाश हो रहा है और उनका सत्यानाश होगा जो लोग इस तरह का काम करते हैं। तो भ्रष्टाचार जो है ना वो दीमक की तरह देश को चाटता है। और ख़ास तौर से गुरुग्राम जो है ये तो हरियाणा के राजकोष में 67 से 70 पैसा मतलब उनके हरियाणा के राजकोष में डालता है। और सबसे ज़्यादा लूट और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का कोई अड्डा बना हुआ है तो वो गुरुग्राम बना हुआ है। हालांकि कार्रवाई खूब हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे मोटी चमड़ी के लोग हैं जिनके ध्यान में ये चीज़ें आती नहीं हैं और वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसमें मैं ये नहीं कहता अकेले हम अधिकारी को दोष देते, ये भी गलत है। क्योंकि सड़कों के गड्ढे, शर्मा जी, सड़कों के गड्ढे ना, अकेली सड़कों के गड्ढे नगर निगम के अधिकारी नहीं भर रहे हैं, सड़कों के गड्ढे गुड़गांव पुलिस के अधिकारी भर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भर रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इसका कारण ये भी है कि अगर इस तरह का करप्शन हुआ है गुड़गांव में, जैसा कि प्रचारित भी हो रहा है और जो थोड़ा बहुत लोगों को दिख भी रहा है, क्योंकि गुड़गांव आज सड़क की गड्ढों की उससे जूझ रहा है, गुड़गांव आज जल भराव से जूझ रहा है, गुड़गांव आज जाम से सीवर ओवरफ्लो से जूझ रहा है। बार वो तो स्वाभाविक है, जल भरा होगा तो जाम सा नेचुरल है, अभी कहीं गड्ढा तो नहीं है तो गाड़ी धीरे से चलती है, तो ये जाम से जूझ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसका मतलब ये, और ये नहीं है कि ये 10 साल में हुआ है, ये लगातार अनवरत जारी है शुरू से ही। चूँकि जो गुड़गांव का फ्लो अप आया है, जो जनसंख्या आबादी जो गुड़गांव की 40 लाख के आसपास आज के दिन आबादी है, जो आपने तंत्र बनाया था वो 10 लाख का बनाया था, 4 गुना आबादी ज़्यादा आ गई है। परंतु गड़बड़ यहाँ रही है कि इस विषय में किसी अधिकारी ने सोचा नहीं कि क्या हम मास्टर जो सिविल लाइन है उसके पैरेलल कोई हम गुड़गांव में मास्टर सिविल लाइन डाल सकते हैं क्या हम इसमें पानी की जो जो लाइनें हैं उनको दोबारा से दूसरी जगह पैरेलल इसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं क्या। तो बड़ी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान कुछ सरकार ने ध्यान दिया है, कुछ अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिलाया है और जनप्रतिनिधि का इसमें बड़ा रोल रहता है। मैं आपको देखो स्पष्ट कहता हूँ कि हमने नगर निगम के अधिकारी भ्रष्ट हैं और पकड़े भी जाते हैं, बदले भी जाते हैं, सस्पेंड भी किए जाते हैं, लेकिन स्थिति फिर वही बहाल हो ढाके जाते 3 बार हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं, मैं वो ढाके ढाईपात के कारण बता रहा हूँ कि आपके सिर पे जो चुने हुए नुमाइंदे भी तो बनाए थे। मेयर टीम किस लिए बनाई जाती है, किस लिए काउंसलर हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, हम विधायक किस लिए बनाते हैं, हम सांसद किस लिए बनाते हैं, हम इन जनप्रतिनिधियों को बनाते हैं तो बनाते इसलिए करके हैं ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसकी सिर के ऊपर प्रजातांत्रिक व्यक्ति बैठेगा। क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यक्ति जनता चुन के उसको अपना सेवक बना के भेजती कि जो जनता का सेवक बैठेगा ये कुछ काम करेगा। लेकिन जनता का सेवक और ये ब्यूरोक्रेट्स दोनों ही मिल जाते तो करप्शन की उत्पत्ति होती है। यहाँ समस्या ये है, अधिकारियों से बार बार निवेदन, या जो जनसेवक है आज तक रहे हैं, आगे भी होंगे, होते रहेंगे, उनसे भी मैं अपनी कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में एक पैसे का करप्शन नहीं किया। कोई मैं अधिकारी में रह लिया तृतीय श्रेणी का, मैंने कोई किसी प्रकार का अपने घर में भ्रष्टाचार का एक पैसा नहीं। शर्मा जी, सारे कभी रोका है। गुड़गांव विधानसभा की सारी जनता आपको जानती है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो इस वाटर लॉगिंग के लिए, इस जाम के लिए और इस करप्शन के लिए जीएल शर्मा के पास क्या कुछ योजना है? भ्रष्टाचार का तो देखिए मैंने एक जो सिद्ध करके दिखाया। जब मैं डेयरी फेडरेशन का चेयरमैन बना था तो हरियाणा डेयरी मतलब
सौदा घाटे की संस्था थी, जब मैं छोड़ के आया तो 42 करोड़ के शुद्ध लाभ में हैं। चूंकि अधिकारी भी इंसान है, कर्मचारी भी इंसान है और जनता भी, हम लोग भी इंसान ही हैं। मैंने कसम धर्म उठवा के कि भाई हम बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जो डर भय होता था वो समाप्त हो गया। डर भय सरकार का एक तो रहना चाहिए, दूसरा ये कि मैं अगर ईमानदार हूँ तो मैं गारंटी देता हूं कि अफसर अपने आप ऑटोमेटिकली ईमानदार हो। क्योंकि पता है कि ये जनप्रतिनिधि लाठी लेके पीछे पड़ गया तो ये छोड़ेगा नहीं। तो लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को ईमानदार करना पड़ेगा। अगर मेरे अंदर जरा सी भी कमी आई तो फिर अधिकारी सोच लेगा कि जैसा तू कर रहा है ऐसा मैं करूंगा। जाम को लेकर, वाटर लॉगिंग को लेकर, वाटर लॉगिंग और जाम की जहाँ तक समस्या है तो ड्रेनेज का सिस्टम जो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। गुड़गांव की जो वाटर लॉगिंग की समस्या हम सब जानते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहाव है पानी का। और जो एक ड्रेन होती थी जो घाटा से चल करके वजीराबाद और इसके साथ होती हुई सुशांत लोक सिलोकरा और ये जाती ये बंद हो गई थी। कोशिश करेंगे कि इस ड्रेन पे कब्जे उब्जे हुए हैं उनको छुटवा करके ड्रेन एक तो शुरू करे जाए, क्योंकि पानी अपने स्थान से ही जाता है। पानी की एक नीति है, प्रक्रिया है कि उसका अपना। अच्छा, आपको लगता है कि प्लानिंग में कमी रही है बादशाहपुर ड्रेन को लेकर? डेफिनेटली बादशाहपुर ड्रेन जिस तेजी के साथ में तत्कालीन मंत्री मतलब वहाँ के बादशाहपुर के विधायक राव नरवी ने जिस हिसाब से मतलब बहुत तवज्जो दी थी, जिस तेज़ी से उस पर काम शुरू कराया था, वो भी कंप्लीट ही नहीं हो पाई है। वो कंप्लीट नहीं हो पाई तो रीज़न तो कोई ना कोई है ना, क्योंकि वही पानी जाके नचप के ड्रेन में पड़ के और यमुना में जाना था। पुराने गुड़गांव की मैं बात करूँ तो इसमें भी एक ड्रेन थी जिसको पाट दिया गया, जिसको समाप्त कर दिया गया है। तो उसके लिए भी कुछ रास्ते निकालने होंगे, चाहे तो बड़े पाइप के थ्रू ड्रेन कराना पड़ेगा। जब तक ड्रेनेज नहीं होगी आप जाम की समस्या, पानी की जल भराव की समस्या से जूझते ही रहेंगे। और अगर मान लो ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद में ट्रैफिक व्यवस्था का जहाँ तक सुधार की बात है, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अभी मेट्रो को शहर में जोड़ने के लिए शिलान्यास करके गए हैं। तब तक बहुत भारी संख्या में एक तो ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल जाएगी लोगों को, जो रोजमर्रा के लोग आने जाने वाले हैं, दिल्ली पैसेंजर हम जिनको कहते हैं, तो मेट्रो से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हर घर में 4-4 गाड़ी हो गई है। तो उस नाते से जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको भी कंट्रोल करने में, और जहाँ शहर की अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो मल्टी लेवल पार्किंग की जो व्यवस्था थी जो 5 साल में हो नहीं पाई, उसको ठीक करेंगे। और हॉस्पिटल जो 700 बेड का उसका शिलान्यास हो ही गया है। तो जो मूलभूत सुविधा है, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, व्यक्ति और शुद्ध हवा, ये व्यक्ति की बेसिक नीड्स हैं। जीएल शर्मा नंबर 1 भ्रष्टाचार पे वार करेगा, नंबर 2 ये 5 मूलभूत सुविधाएं लोगों को दिलाने में सबसे पहले अपनी पार्टी पे रखेगा। और उसके लिए मेरा फ़ोन आज भी खुला है, कल भी खुला था, मैं पावर में रहा जब भी, नहीं रहा जब भी, हमेशा रहता है लोगों के लिए, वो जब भी खुला ही रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी हैं, जिन्होंने बताया कि गुरुग्राम को लेकर उनका विज़न क्या है। टिकटों को लेकर लॉटरी की बात तो की जा रही है, लेकिन हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि जो भी नेता आपके पास आए सवाल ज़रूर करिएगा उनसे कि गुड़गांव को लेकर विज़न क्या है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के आप जो ये चीज़ें चलाते हैं ये भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो नेता हैं जो मानते हैं कि वो आपकी सेवा करेंगे उनसे सवाल ज़रूर पूछिएगा कि गुड़गांव के वाटर लॉगिंग को लेकर आपके पास क्या कुछ प्लानिंग है, गुड़गांव के जो गड्ढे हैं उनको लेकर आपके पास क्या कुछ प्लानिंग है, गुड़गांव में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उनको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, गुड़गांव में पार्क हैं, बच्चे हैं, बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर है या फिर बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर है, पीसी सेंटर को लेकर है, शिक्षा को लेकर है। ये तमाम सवाल ज़रूर पूछिए ताकि उनकी जवाबदेही हमेशा आपके प्रति रहे। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ।